सो वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं आपका हिंदी टीचर आज आपको हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजरे में बंद पक्षी हो चाहे रस्सी में बंधा हुआ पशु। सभी परतंत्रता के बंधनों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि पिंजरे में बंद तोता या फिर किसी भी प्रकार का पशु हुआ या फिर पक्षी हुआ, उसे पिंजरे में कैद होना अच्छा नहीं लगता। किसी को भी, जितने भी जीव जंतु हैं, किसी को भी पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता। सभी को क्या है, आज़ादी बहुत प्यारी है। ठीक है, सभी यही चाहते हैं कि हम इस गुलामी से या फिर इस पिंजरे से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। फिर मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील है, लेकिन मनुष्य तो आज़ाद हो सकता है ना, उसके पास बुद्धि है। ठीक है, उस बुद्धि के प्रयोग से वो स्वतंत्र हो सकता है। पशु तो चलो मान लेते हैं कि उनको वो बोल नहीं सकते, ठीक है, वो कह नहीं सकते, वो अपनी भावना को प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन हम तो इंसान हैं ना, मनुष्य तो बुद्धिमान है। तो मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील होता है। उसे गुलामी की जंजीरें सदा ही खटकती रहती है, मतलब उसे गुलामी पसंद नहीं है। ठीक है, सभी देशों के इतिहास में आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले वीरों के उदाहरण मिलते हैं। सन 1947 के पूर्व भारत परतंत्रता, मतलब सन 1947 के पहले हमारा भारत किसी का गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेज़ों का। ठीक है, तब अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहते थे। उस समय क्या था कि अंग्रेज़ों से किस प्रकार से हम स्वतंत्र हो सकें, इस प्रकार के प्रयास निरंतर होते रहते थे। सन 1857 ईस्वी में एक ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया। आपने देखा होगा कि सन 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से योगदान दिया था। किस लिए? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। उसके बाद भी यह संघर्ष निरंतर चलता रहा, उसके बाद भी यह संघर्ष कंटिन्यू जारी रहा। जनता में आज़ादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्रायः क्रांतिकारी किया करते थे। आपने देखा होगा कि जो भी जितने भी क्रांतिकारी थे वो क्या करते थे, एक प्रकार की फूंक डालते थे। किसकी? क्रांति की। ठीक है, अंग्रेज़ों को भारत से किसी भी प्रकार निकाल बाहर करने के लिए वे कटिबद्ध थे, मतलब उन्होंने प्रण कर रखा था कि किसी न किसी प्रकार से हम अंग्रेज़ों को निकाल फेंकें इंडिया से। ठीक है, ऐसे क्रांतिकारियों को जब भी अंग्रेज़ी सरकार पकड़ पाती, उन्हें फांसी या काले पानी की सज़ा देती। इसमें किसी भी भारतीय को या फिर क्रांतिकारी को अगर जो अंग्रेज़ हैं ना वो पकड़ लेते थे, तो उन्हें या तो फांसी देते थे या फिर उन्हें काले पानी की सज़ा देते थे। ठीक है, भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी अग्रगण्य है। तो उन्हीं क्रांतिकारियों में से प्रमुख कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले के एक गांव में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम पंडित सीताराम था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित सीताराम। और माता का नाम श्री जगरानी देवी था। ठीक है, चलिए माता पिता कौन थे इनके? पंडित सीताराम एवं जगरानी देवी। तो बचपन में ही वे बहुत साहसी थे। बचपन से ही कौन साहसी थे? चंद्रशेखर आज़ाद। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे, यानी कि इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है। ठीक है, तो उसको करना ही है, उसको करके ही वे दम लेते थे, उसको करके ही वे संतुष्ट होते थे। एक बार वे लाल रोशनी देने वाले दिया सिलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों को एक साथ जलाए जाने से नामालूम कितनी रोशनी होगी।
सभी साथी, इनके साथी जो सभी थे वे इस प्रस्ताव से, इस बात से बहुत खुश हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाएं, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज़ आंच भी होती है। एक सलाई की आंच झेलना तो कोई बात नहीं थी, पर सब सलाइयों को एक साथ झेलने का खतरा कौन मोल लेता। उनका इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि उनको अभी से संगठित बनाना, कि देश के लिए मतलब एक ही नौजवान कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए संगठन आवश्यक है। तो इस उद्देश्य को वो बचपन से ही जानते थे। ठीक है, तो एक माध्यम बनाया उन्होंने ये समझाने के लिए। तो इन सब लोगों ने ये सलाइयाँ जलाने से मना कर दिया। ठीक है, तो इस पर चंद्रशेखर सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तमाशा तो खूब हुआ, उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया है। सब लड़के उपचार के लिए दौड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई प्रभाव न था और वे खड़े खड़े मुस्करा रहे थे। उनका हाथ जलने के बाद भी इनके चेहरे पर क्षणिक मात्र भी क्या नहीं था, क्षणिक मात्र भी इनके चेहरे पर पीड़ा का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा था और वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रारंभ में चंद्रशेखर संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गए। संस्कृत की पढ़ाई इन्होंने काशी से की, पर उनका मन वहाँ नहीं लगा। वे भागकर अपने बाबा के घर अलीपुर स्टेट पहुँच गए। यहाँ पर उन्हें भीलों से मिलने का मौका मिला। यहाँ पर कौन मिले? भील, जो कि एक जाति होती है। ठीक है, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को भीलों से मिलने का मौका मिला, जिनसे उसने खूब घनिष्ठता हुई, जिनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद की मित्रता हो गई। ठीक है, उन्होंने उनसे धनुष बाण चलाना सीखा और थोड़े ही दिनों में वे अच्छे निशानेबाज हो गए। ठीक है, उनके बाबा ने जब यह बात सुनी तो उन्हें फिर काशी भेज दिया, जिससे कि कम से कम उन भीलों का साथ छूट सके। मतलब उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि ये भीलों के साथ रहे। इन बार वे काशी में टिक गए। काशी में धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए आवास तथा भोजन की मुफ्त व्यवस्था थी। ऐसे ही एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर संस्कृत व्याकरण भी पढ़ने लगे, पर उसमें भी उनका मन नहीं लगता था। ठीक है, स्वभाव से उन्हें एक जगह टिककर बैठना भी अच्छा नहीं लगता था। इस कारण वे कभी कभी गंगा में घंटों तैरते थे, गंगा नदी में घंटों तक तैरते रहते थे। तो कभी कथा बाँचने वालों के पास बैठकर रामायण, महाभारत और भागवत की कथा सुनते थे। वीरों की कथाएं उन्हें बहुत पसंद थीं। चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निरपराधी, जिनका दोष भी नहीं था, भारतीयों को गोलियों का शिकार होना पड़ा। इस प्रकार से उनका निरपराध होते हुए भी उनको गोलियों का शिकार होना पड़ा। ठीक है, जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। क्या था? एक मैदान था। उसका रास्ता बहुत ही सकरा था। एक दिन जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी जलियांवाला बाग में। तो उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, मतलब जो अंग्रेज़ों की सरकार थी उसके विरुद्ध भाषण हो रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस प्रकार की सभा चल रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ
अंग्रेज जनरल डायर वहाँ आया। उसी समय क्या हुआ, अंग्रेज़ों का जो उस समय जनरल डायर था वे वहाँ आ पहुँचा और उसने बिना कहे सुने निहत्थी भीड़ पर, मतलब किसी के पास भी उस समय हथियार नहीं थे। आपने देखा होगा कि जब कहीं भी सभाएं वगैरह होती है तो वहाँ पे कोई भी हथियार लेके नहीं जाता है, तो उस समय सभी लोग निहत्थे थे। तो निहत्थी भीड़ पर गोलियाँ चलवाना शुरू करवा दिया, उसने आदेश दे दिया कि चलाओ गोलियाँ, ठीक है। तो कोई 1000 आदमी उसमें मारे गए और कई हज़ार आदमी उसमें घायल हो गए। सारे भारत में इस प्रकार से क्या हुआ कि ये घटना के घटते ही सारे भारत में गुस्से की लहर, क्रोध की लहर दौड़ गई। आज़ाद ने भी इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना। यद्यपि उनकी अवस्था छोटी थी, मतलब उनकी उम्र उस समय बहुत कम थी, तो भी भारतीय राजनीति में उनकी रुचि जग गई और वे भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ कर दिखलाने के उपाय सोचने लगे। उसी समय से इन्होंने ठान लिया था कि अंग्रेज़ों के साथ कैसा सलूक करना है, ठीक है। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने को थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आज़ाद भी उसमें कूद पड़े, मतलब गांधी जी ने उस समय स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाए थे उसमें आज़ाद भी शामिल हो गए। यद्यपि वे अभी बालक ही थे, लेकिन क्या था उस समय इनकी जो उम्र थी वो कम ही थी, मतलब ये छोटे बालक थे उस समय। फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब देखो, उनकी एक तो बाल्य अवस्था थी, उसी समय पुलिस ने इन्हें क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि ये गांधी जी के साथ विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में भाग ले रहे थे। उनसे कचहरी में भी मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तो उन्होंने अकड़कर बताया कि मेरा नाम क्या है, आज़ाद है। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो उन्होंने इसका आंसर दिया स्वाधीनता। क्या आंसर दिया? स्वाधीनता। उनके पिताजी का नाम दिया, बताया। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना, ठीक है। जबकि हमने पढ़ा था उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम जगरानी देवी और पिता का नाम, लेकिन उन्होंने उनके पिता का नाम क्या बताया, स्वाधीनता, और घर कहाँ बताया, जेल खाना है। क्योंकि उनको आज़ादी के प्रति एक प्रकार की ललक जाग गई थी। इस प्रकार मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 बेत लगाकर छोड़ दो। बेत मतलब पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है, एक प्रकार का कुछ पकड़ने का होता था, रस्सी टाइप का, जिससे मारते थे। तो 15 बेंत लगाकर छोड़ दो। उन दिनों की बेंत की सज़ा देने का ढंग बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार किया है। उसे नंगा करके, जवाहरलाल नेहरू ने आत्मकथा में इस प्रकार किया है, उसे नंगा करके बेंत लगाने वाली टिकड़ी में से बांध दिया गया। बेंत एक एक करके उसकी पीठ पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वह हर बेंत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। वह लड़का तब तक नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश ना हो गया, मतलब ये जब तक नारा लगाते रहे जब तक इनको होश था, ठीक है। इस घटना के बाद ही चंद्रशेखर नाम का वह बालक आज़ाद के नाम से विख्यात हो गया। इन दिनों भारत में क्रांतिकारी अपना संगठन बना रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद उनसे बहुत प्रभावित हुए और वे भी उनके दल में शामिल हो गए, यानी कि ये भी उसी ग्रुप में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेज अहिंसात्मक रीति से नहीं मानेंगे तो उन्हें भय दिखाकर, उन्हें डरा धमकाकर छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जिस क्रांतिकारी दल के सदस्य बने वह बड़ा था, मतलब जिस ग्रुप के ये सदस्य बने उसमें काफ़ी लोग थे और सारे भारत की उसमें शाखाएं थी।
सारे भारत में उसकी शाखाएं थी जिस ग्रुप के ये सदस्य बने थे। ठीक है। क्रांतिकारी दल के सामने बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संगठन के लिए धन कहाँ से मिले, मतलब उस समय क्या था, पैसों का अभाव था इनके पास। तो ये विचार विमर्श किया होगा कि उन्होंने कि हम जो संगठन बनाए तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो धन कहाँ से मिले। इसलिए दल की ओर से सन 1925 में, कब, सन 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन, उत्तर प्रदेश का काकोरी स्टेशन कहाँ था, ये काकोरी स्टेशन कहाँ था, उत्तर प्रदेश में, काकोरी स्टेशन के निकट चलती गाड़ी को रोककर सरकारी जो खजाना था उसे इन्होंने लूट लिया। ठीक है। इस घटना के होते ही ब्रिटिश सरकार की ओर से गिरफ्तारियां होने लगी, पर आज़ाद गिरफ्तार न हो सके। उन्हें पकड़ने के लिए बड़ा इनाम क्या घोषित कर दिया इन्होंने, इनाम घोषित कर दिया। आज़ाद ने भी ठान लिया कि मुझे कोई जीवित नहीं पकड़ सकेगा। इन्होंने ठान लिया कि भले ही मेरी लाश इनको मिल जाए लेकिन मुझे जीते जी ये लोग नहीं पकड़ सकते। ठीक है, मुझे कोई जीवित नहीं पकड़ सकेगा, मेरी लाश को ही गिरफ्तार किया जा सकता है। बाकी लोगों पर मुकदमा चलता रहा। चंद्रशेखर आज़ाद झांसी के आसपास के स्थानों पर छिपे रहे। कहाँ छिपे रहे, झांसी के आसपास के स्थानों पर, और गोली चलाने का अभ्यास करते रहे। काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला और राजेंद्र लाहौरी, इनको क्या किया गया, फांसी हो गई। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद छुपे रहे थे क्योंकि ये लोग भी उस जो खजाना लूटा था उसमें ये लोग शामिल थे। ठीक है, तो इनको फांसी हो गई। अब क्या हुआ, अब उत्तर भारत के क्रांतिकारी दल के नेतृत्व में पूरा भार आज़ाद पर ही आन पड़ा। उन्हें इस संबंध में भगत सिंह आदि कई योग्य साथी मिले। संगठन का काम जोरों से होने लगा। इन दिनों ब्रिटिश सरकार ने विलायत से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजा। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा तो सभी दलों ने इसके खिलाफ या इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वयोवृद्ध नेता यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो थे लाला लाल लजपत राय। तो इनको लाठी की खतरनाक चोटें आईं, इन्हीं चोटों के कारण कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इससे देश का वातावरण विशुद्ध हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और जयगोपाल ने यह तय किया कि लालाजी की हत्या के लिए जिम्मेदार स्कॉट या सैंडर्स को मार डालना चाहिए। जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उनको मार डालना चाहिए। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में क्या हुआ, 17 सितंबर सन 1928 ईस्वी को इन लोगों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोलियों से भून डाला, पर इनमें से कोई भी उनके हाथ नहीं लगा। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सरकार की दमन नीति का विरोध करने के लिए 7 अप्रैल सन 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यद्यपि वे जानते थे कि पकड़े जाएंगे और उन्हें फांसी होगी, तो भी वहां से भाग निकलने के बजाय वे धारा सभा में ही अंग्रेज़ों के विरोध में नारे लगाते रहे। वे दोनों गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला, किंतु चंद्रशेखर आज़ाद अब भी पकड़े ना जा सके थे, अभी भी वो नहीं पकड़े गए थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को आज़ाद को तत्काल पकड़ना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार जो थी आज़ाद को तुरंत ही पकड़ना चाहती थी, पर वे किसी भी तरह हाथ नहीं आ रहे थे। सन 1931 ईस्वी की 27 फरवरी की बात है। कब की, 1931 ईस्वी की 27 फरवरी, यानी कि 27 फरवरी 1931 समय था, 10 बज रहे थे उस टाइम पे। आज़ाद और सुखदेव राज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में
अल्फ्रेड पार्क, एक पार्क था जो जिसका नाम था अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे दोनों। इतने में पुलिस अधिकारी वहाँ आ गए। उनमें से एक आज़ाद को पहचानता था। उन पुलिस वालों में से क्या था, एक व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद को जानता था। उसने दूर से आज़ाद को देखा और लौटकर खुफिया पुलिस के सुपरिटेंडेंट नाड बावर को इसकी खबर उसने कर दी। नाड बावर इस खबर को पाते ही तुरंत मोटर द्वारा अल्फ्रेड पार्क पहुंचा और आज़ाद से 10 गज के फासले पर उसने मोटर रोक दी। पुलिस की मोटर देखकर आज़ाद का साथी तो बच निकला, उसके साथ जो एक और साथी था वह भाग निकला, किंतु वे स्वयं वहीं रह गए। लेकिन क्या था, आज़ाद भाग नहीं पाए वहाँ से। नाड बावर आज़ाद की ओर बढ़ा। दोनों तरफ से एक साथ गोली चली। नाड बावर की गोली आज़ाद की जांघ पर लगी तो आज़ाद की गोली नाड बावर की कलाई पर, जिससे उसका पिस्तौल छूट गया। पिस्तौल छूटकर गिर पड़ी। उधर और भी पुलिस वाले आज़ाद पर गोली चला रहे थे। हाथ से पिस्तौल छूटते ही नाड बावर एक पेड़ की आड़ में छिप गया। आज़ाद के पास हमेशा काफ़ी गोलियां रहती थी, जिनका इस अवसर पर उन्होंने खूब उपयोग किया। नाड बावर जिस पेड़ की ओट में यानी कि आड़ में छिपा था, आज़ाद मानो उस पेड़ को छेद कर नाड बावर को मार डालना चाहते थे। पूरे 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही। कहते हैं जब आज़ाद के पास गोलियां खत्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने स्वयं अपने आप को मार ली। इस प्रकार इस महान योद्धा मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर, इस महान योद्धा ने अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए सो गया। अपनी यह प्रतिज्ञा उन्होंने अंत तक निभाई कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। जब आज़ाद का शरीर बड़ी देर तक ऐसे ही पड़ा रहा, निष्पंद यानी कि ऐसे ही पड़ा रहा, तब पुलिस वाले उनकी ओर आगे बढ़े, किंतु आज़ाद का आतंक था कि उन्होंने पहले एक गोली मृत शरीर पर मारकर निश्चय कर लिया कि वे सचमुच मर गए हैं। ठीक है। आज़ाद जिस स्थान पर शहीद हुए वहाँ उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। वहाँ जाने वाला हर व्यक्ति उस वीर आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिसने अपनी जन्मभूमि की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना जीवन सहर्ष ही बलिदान कर दिया, जिसने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए अपने आप को मार डाला या फिर आत्म बलिदान दे दिया। ठीक है। तो ऐसे वीर को नमन है। ठीक है। चलिए फिर अब हम अपना चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको जितना पढ़ाया गया है आपने सब समझा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।